योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, इस वक्त सुनते हैं। बावजूद अयोध्या से राम जन्मभूमि से संबंधित मामले में ये जानते हुए कि माननीय उच्चतम न्यायालय में ये मामला लंबित है, उस पूरे प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए भी इन्होंने न केवल आज सदन की अवमानना की है, सदन का अपमान किया है, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित और माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में चल रही उस पूरी प्रक्रिया को भी अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया। माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने बार बार कहा कि हम चर्चा को स्वीकार करते हैं, अपनी बात को आप नियमों के अंतर्गत सदन के फ्लोर में रखिए, सदन में रखिए, लेकिन सदन की कार्रवाई को विरोध करना, प्ले कार्ड लहराना, अध्यक्ष पीठ की अवमानना करते हुए जो अपमानजनक व्यवहार सदन के अंदर समाजवादी पार्टी का था, वह अत्यंत निंदनीय है और शर्मनाक भी। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना इस समाजवादी पार्टी का शौक और सगल है। इन्होंने हमेशा से इनका लोकतांत्रिक मूल्यों पर कभी विश्वास नहीं रहा है। हम सब जानते हैं कि हल्ला बोल जिस पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहा हो, वो लोकतांत्रिक कैसे कही जा सकती है। हल्ला बोल पर ये विश्वास करते हैं, कभी मीडिया पर हमला करते हैं, कभी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते हैं। ये न्यायालय की बात को नहीं मानते, इस सदन में नियम और परनियम और परंपराओं का पालन नहीं करते, ये भारत की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, कभी चुनाव आयोग का अपमान करते हैं, कभी किसी न्यायाधिकरण या न्यायालय के अधीन संचालित किसी आयोग में लंबित किसी प्रकरण में जबरन उस प्रकरण को चर्चा के लिए नहीं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से तर्कहीन मुद्दों को उठा करके इनके द्वारा माहौल में केवल नकारात्मक और भ्रामक सूचनाओं का प्रचार प्रसार करने का प्रयास होता है। समाजवादी पार्टी का और विपक्ष का यह आचरण अलोकतांत्रिक भी है और संवैधानिक भी है। संविधान निर्माताओं का और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं का अपमान भी है। मित्रों, हम सब जानते हैं अयोध्या के जिस प्रकरण में ये लोग चंदा चोरी की बात करते हैं, वहां चंदा चोरी नहीं, चढ़ावा से जुड़े हुए एक प्रकरण का मुद्दा आया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस प्रकरण में 12 जून को उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखा कि कतिपय समाचार पत्रों और मीडिया में इस प्रकार की सूचनाएं आई हैं और हम चाहते हैं कि इस प्रकरण की एक एसआईटी बनाकर के जांच करवा दी जाए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा गठित एक धर्मार्थ ट्रस्ट है। राज्य सरकार इस मामले में कोई हस्तक्षेप बिना ट्रस्ट के आग्रह पर या माननीय न्यायालय के आदेश के बगैर कोई भी निर्णय नहीं ले सकती थी। ट्रस्ट ने अपील की, अनुरोध किया, राज्य सरकार ने 13 जून को स्वयं उनके अनुरोध के क्रम में एक एसआईटी गठित कर दी, जिसमें सचिव स्तर के एक सीनियर अधिकारी को एसआईटी का अध्यक्ष, आईजी
रैंक के एक अधिकारी को उसका सदस्य और वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ एक स्पेशल सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी को उसका सदस्य बना करके इस एसआईटी को काम दिया गया कि वह अपनी रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं, जिससे हम ट्रस्ट को इसके लिए आगे की कार्रवाई के लिए कह सकें। 15 जून से कार्य प्रारंभ किया। इस पूरे प्रकरण में एसआईटी ने अपनी कार्रवाई प्रारंभ की और 23 जून को उन्होंने अपनी पहली अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। 23 जून की अपनी रिपोर्ट के बाद जो रिपोर्ट एसआईटी ने उपलब्ध करवाई, उस रिपोर्ट के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रस्ट को उसकी सिफारिशों को उपलब्ध करवाया और ट्रस्ट ने 25 जून को इस पर एफआईआर लॉन्च करवाया। अयोध्या में एफआईआर लॉन्च हुई। एफआईआर लॉन्च होने के बाद उपलब्ध साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर कुल 8 लोग पकड़े गए, जिनमें 6 लोग चढ़ावे से जुड़ी हुई धनराशि में चोरी करते हुए या धनराशि को इधर उधर करते हुए देखे गए। उस आधार पर कार्रवाई हुई। 2 लोग इस पूरे प्रकरण में जिनकी जिम्मेदारी थी, उन लोगों को और उसके साथ जोड़ करके यह 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अभी एसआईटी की जांच चल ही रही थी कि माननीय उच्चतम न्यायालय में जो योजित एक पीआईएल थी, उसके तहत उच्चतम न्यायालय ने आगे की कार्रवाई के लिए एसआईटी के पुनर्गठन के साथ ही इस पूरे प्रकरण को अपनी देखरेख में आगे बढ़ाया। इस मामले में किसी भी साधु संत का कोई संलिप्तता प्रारंभिक जांच में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहीं भी नहीं पाया गया। 1100 से अधिक कर्मचारी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के उस पूरे प्रांगण में इतने कार्मिक कार्य करते हैं और 1100 से अधिक लोगों के बीच में कुल 8 लोग इस मामले में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिनकी भूमिका उस मामले में उपलब्ध साक्ष्य और प्रमाण थे, उस आधार पर पाई गई। इसके लिए साधु संतों पर आक्षेप करना, इसके लिए अयोध्या धाम को अपमानित करना, बदनाम करना, श्री राम जन्मभूमि मंदिर को बदनाम करना, उन 1100 कर्मचारियों को जो राम जन्मभूमि मंदिर की व्यवस्था में लाखों श्रद्धालुओं को सुविधाजनक तरीके से दर्शन कराने में अपना योगदान दे रहे हैं, दिन रात सर्दी गर्मी बरसात किसी भी स्थिति में दर्शन कराने में अपना योगदान दे करके उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को अच्छा बनाने में योगदान दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने में अपना योगदान दे रहे हैं, उन लोगों को कटघरे में खड़ा करना, ये बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। और ये आक्षेप कौन लगा रहा है? ये आक्षेप वह समाजवादी पार्टी और वह कांग्रेस लगा रही है, जिन्होंने सदैव राम जन्मभूमि और भगवान श्री राम का अपमान किया है। क्या यह सच नहीं कि 1990 में अयोध्या की गलियों को और सरयू की पावन धारा को रक्त रंजित करने का पाप समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था? क्या पूरा देश और पूरी दुनिया और सभी राम भक्त ये नहीं जानते कि इनका ये अक्षम्य पाप जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चला करके किया था, कैसे उसको कोई 5-6 में राम सेतु प्रकरण के मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय में अपना एफिडेविट दाखिल किया था और प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करके उन्हें मिथक घोषित किया था।
वह कांग्रेस और यूपीए से जुड़े हुए वे दल किस मुंह से अयोध्या में आस्था की आज चर्चा करते हैं। अयोध्या के जिस चढ़ावा चोरी से जुड़े हुए प्रकरण की बात आई थी, सरकार ने गंभीरता से लिया था, क्योंकि आस्था का विषय अयोध्या है। कोटि कोटि सनातनियों की आस्था का मुद्दा था और सरकार ने उस समय भी स्पष्ट कर दिया था कि यद्यपि सरकार सीधे किसी ट्रस्ट में हाथ नहीं डालती, क्योंकि वह ट्रस्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने गठित नहीं किया, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से वह ट्रस्ट गठित है। इसलिए इस मामले में या तो ट्रस्ट अपील करेगा या फिर माननीय उच्चतम न्यायालय कोई निर्देश देगा तो हम उस कार्रवाई को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन उस सब के बावजूद इनके द्वारा राम भक्तों को अपमानित करना, भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करना, संसद के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसदों और नेताओं का जो आचरण रहा है, संतों के प्रति जिस प्रकार के आक्षेप वहां किए गए, ये सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है। भारत के सनातन मूल्यों, आदर्शों और दुनिया के अंदर जो उसके प्रति एक अच्छी भावना बनी थी, उस भावना पर एक प्रकार का प्रहार इन दोनों के द्वारा किया जा रहा है, जिनका आचरण सदैव से सनातन विरोधी रहा है। और मुझे आश्चर्य होता है कि इन दलों के द्वारा जब भाजपा से लड़ने में विफल हैं, मैंने पहले भी कहा, इस पूरे प्रकरण में जो लोग पकड़े गए हैं, इनका भारतीय जनता पार्टी या साधु संतों से कोई लेना देना नहीं। उस सबके बावजूद पूज्य संतों पर, उस सबके बावजूद सनातन धर्म पर, भारतीय जनता पार्टी पर या किसी अन्य ऐसे सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन पर अनावश्यक कटघरे में खड़ा करके लांछन लगाना, ये पूरे सनातन के साथ साथ सत्य को दबाने, सत्य को झुठलाने का एक कुत्सित प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। और इसीलिए ये लोग बहुत से भागना चाहते हैं, चर्चा से भागना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर जब 2024 में, जनवरी 2024 में, 22 जनवरी 2024, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 500 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि पे प्रभु श्री राम की, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा था, उस कार्यक्रम में आमंत्रण के बावजूद ये लोग नहीं गए। योगी आदित्यनाथ जो बात कह रहे थे, दरअसल वो जो विधानसभा में हंगामा हुआ समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में, उसका वो जवाब दे रहे थे कि ये कौन लोग होते हैं बोलने वाले। सारा पूरा उन्होंने इतिहास पूरा गिना दिया उनका। अपना अपना धर्म निभा रहे हैं सभी। योगी जी यही कहेंगे और समाजवादी पार्टी यही करेगी, इसमें कोई शक नहीं। और आपको ये चुनाव में अब यही सब होता हुआ दिखाई भी देगा। क्यों सर? बिल्कुल लग रहा है। इसके अलावा नहीं, अभी हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, यही इशू होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप बार बार 92 पर 90 पर गोली चलाने, वो इशू सब खत्म हो गया। सरयू में पानी बहुत बह गया। और जब राम मंदिर निर्माण हो गया, भव्य मंदिर निर्माण कर दिया आपने, तो आप उसकी क्रेडिट से, उसके रास्ते से आगे चलें, या फिर जो प्रोजेक्ट्स और आप आगे बढ़ाना चाहते हैं उन पर चर्चा। चढ़ावा चोरी वाले में भी चढ़ावा चोरी में भी अब कुछ नहीं रहा है वो इशू। बहुत बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी वो हैमर करते रहेंगे जब तक चुनाव होगा, लेकिन कोई उसका बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। मैं उसको इस तरह से देख रहा हूँ कि कोई भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है या वोटर है, वो इस इशू से वहां चला जाएगा, इसकी संभावना मुझे कम लगती है। बिल्कुल आगे कोई इतना इससे बीजेपी का वोटर नाराज होकर के थोड़ा उधर चला जाए। मुझे लगता है थोड़ा नैरेटिव बदलने की आवश्यकता है। और आप मुद्दे यही रखें, लेकिन संभल में क्या हुआ था समाजवादी पार्टी के दरमियान, कैसे एक मंदिर को कन्वर्ट कर दिया गया था, कैसे हिंदुओं को मारा जाता था, जरा ये नैरेटिव लेकर आते। यदि ये नैरेटिव लेकर के आते कि कैसे मेरठ की गलियों में मुसलमान घुस करके हिंदू बेटियों को उठा लिया करते थे, रेप किया जाता था और उनका कन्वर्जन किया जाता था, थोड़ा ये लेकर के आते,
कैसे कैराना और उन जगहों पर जहां पर मुस्लिम आबादी बड़ी थी और जब समाजवादी पार्टी की सरकार की तब हिंदुओं के साथ क्या क्या हुआ करते थे। यदि मुद्दा लेकर के आते कि काशी के साथ साथ मथुरा का उद्धार करने के लिए हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए और चढ़ावा चोरी एक जानबूझ करके नैरेटिव, सनातन के नैरेटिव को खत्म करने के लिए, हिंदुओं की एकता को तोड़ने के लिए, मुझे लगता है नैरेटिव अयोध्या से खिसका करके अन्य जगहों पर इनको ले जाने की अभी जो रैलियां कर रहे थे वो तो ये नीट वाले मुद्दे पर सब कुछ वो जो है थम गया, तो वो ये मथुरा का, काशी का, संभल का, सबका जिक्र करते नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि जिस क्लैरिटी से इन्होंने बोला है, बहुत शानदार बोला है, बड़ा साफ बोला, बहुत साफ बोला। अगर आपकी ट्रस्ट शिकायत नहीं करेगा तो मैं जांच कैसे करूंगा? हाँ। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव देता है तो अब तुम सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक नहीं, ये भी बहुत क्लैरिटी के साथ कि भाई भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी के चढ़ावा चोरी में पैसा जा रहा है, ये भी गलत नैरेटिव है। सपा तो आरोप साधु लगाती संत रहेगी, नहीं, बीजेपी जवाब देती रहेगी और बीजेपी पुरानी बातें याद दिलाती नहीं। रहेगी। मैं ये कह रहा हूं कि जब यदि बीजेपी जवाब देती रहेगी तो फिर ये खतरनाक होगा इलेक्शन के लिए। फिर वो सफाई बीजेपी को नैरेटिव खड़ा करना चाहिए सपा के, नया नैरेटिव खड़ा करना चाहिए। आगे आपको बताता हूं मैं, अखिलेश यादव का भी एक बयान आया है, लेकिन वो उपचुनाव पर बोले हैं तो वो भी आपको दिखाऊंगा। आज 2-3 अच्छी मुलाकात, मतलब इंटरेस्टिंग मुलाकातें हुई हैं। नीतीश कुमार मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तस्वीर देख लीजिए आप जरा एक बार। इस मीटिंग में उनके साथ संजय झा माफ कीजिएगा, और ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो थे। तो नीतीश कुमार दिल्ली में मुलाकात करें, अब तो राज्यसभा के मेंबर हैं तो ठीक है, लेकिन अभी कल ही उपचुनाव का नतीजा आया, बांकीपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट में हार हुई बीजेपी की, और आज नीतीश कुमार जी से मीटिंग, तो लोग एक का एक जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। दूसरी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है। इंटरेस्टिंग, देखिए वहां भी दतिया में हार हुई बीजेपी की, और उनकी भी मुलाकात हुई है। वहां किसानों का मुद्दा भी खूब गरमाया हुआ था, उसमें खूब चर्चा चली कि शिवराज जी केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और वहाँ मोहन यादव जो है मुख्यमंत्री हैं, तो उन दोनों के बीच में जो है कुछ गैप रहा पूरी बातचीत में। वो केंद्र से ज़्यादा सहयोग चाह रहे थे, केंद्र ने उनके ऊपर डाल दिया कि हम अपना कर चुके हैं, हमें जितना करना था, आपकी जिम्मेदारी है, खरीद कीजिए आप। ये सब प्रकरण खूब हुआ था उस वक्त। खैर, दोनों इंटरेस्टिंग मुलाकातें थी वो। अखिलेश यादव की बात सुन लेते हैं। उन्होंने कहा कि ये नाराजगी है लोगों की जो उपचुनाव के नतीजों में आपको दिखाई दे रही है। 12 साल का ही रिटर्न गिफ्ट मिला है बीजेपी को। बीजेपी अगर कुंदरकी की तरह चुनाव लड़ती या बंगाल की तरह चुनाव लड़ती, बीजेपी फोर्स को लगा देती, और जैसे चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के लोग, तो बीजेपी की हार नहीं होती। ये आपको हमको समझने की बात है। उन्होंने बिना पुलिस प्रशासन को लगा के, बिना बेईमानी किए, बिना ईवीएम पे कुछ घोटाला किए देखना चाहते थे कि कितनी नाराजगी है उन्हें। इसलिए धोखे में मत रखो आप भी, हो ना हम धोखे में। ये हार नहीं है, उन्होंने अपना तय किया है कि बिना बेईमानी के जनता कितना वोट देगी। अगर कुंदरकी जैसा चुनाव लड़ते, रामपुर जैसा चुनाव लड़ते, यूपी के बाई इलेक्शन थे उस तरह चुनाव लड़ते, तो क्या बीजेपी हारती? क्या बंगाल में हमने नहीं देखा कैसे चुनाव था? मैं सवाल मदद की सर बीजेपी ने नहीं, देखिए ये अपने शब्द मुझे मत कहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि बीजेपी को समझने की जरूरत है। बीजेपी ने बिल्कुल फेयर चुनाव कराया इस बार। गजब है, अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि फेयर चुनाव कराया, देखना चाहते थे भाई अगर बिना चोरी के लड़ो तो कितना वोट मिलता है। बीजेपी वाले चेक करना चाहते थे। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि ये तो उनको अवसर मिला है और अच्छा है कि वो दूसरी तरह से कह रहे हैं कि एक तरह से वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि अभी ईवीएम में गड़बड़ नहीं हुई। यानी जब जब भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी तब तब अखिलेश यादव कहेंगे कि ये फेयर चुनाव है, तो देश के लोगों को भी दिखेगा। और जब भारतीय जनता पार्टी 37 सीटें हार गई, और 37 क्यों हारी, ज्यादा 37 तो समाजवादी पार्टी 6 कांग्रेस, तब भी अच्छा बढ़िया चुनाव हुआ था। तो एक तरह से कहें कि जहां जहां जब जब दूसरा कोई जीतेगा तब लोकतंत्र जीवित होगा, और जैसे ही भाजपा जीतेगी तुरंत लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। तो ये भी अखिलेश जी ने तय कर दिया। तंज के लिहाज से अच्छा है, लेकिन ये तो सबको पता है कि बांकीपुर में क्या हुआ, दतिया में क्या हुआ, कैसे चीजें बदली। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी पता होगा। अब अगर वो कोर्स करेक्शन कर लेंगे तो शायद फिर अखिलेश यादव जी को ये कहने का अवसर मिलेगा कि ईवीएम। जरा उपचुनाव की बात मैं आपको बता दूं, देखिए पार्टियां कैसे कैसे रिएक्ट कर रही हैं। दोनों हार बड़ी हैं। बांकीपुर की हार तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी है। 19-20 हजार वोटों से प्रशांत किशोर वहां पर जीते हैं। मार्जिन, मतलब ये लग रहा था कि बीजेपी वाले इस गफलत में थे कि जीत तो जाएंगे, मार्जिन कम हो जाएगा, हो गया बिल्कुल ही उल्टा। अब मीसा भारती से आरजेडी वाले को मेरे ख्याल से 9-10 हजार वोट मिले, 10,000 से कम मिले, शायद 14 इतने। जमानत जब्त हो गई? नहीं सर, नहीं। जमानत जब्त हो गई?
आरजेडी कैंडिडेट। हाँ हाँ, जमानत जब्त हो गया रेखा गुप्ता 10.96% मिले। नहीं, जमानत नहीं जब्त हुई। जमानत 10.96% वोट मिला है, 12,000 समथिंग वोट मिला है। एनीवे तीसरे नंबर पर है, बहुत कम वोट मिला है। मीसा भारती कह रही है 14,273 14,000 कुछ आता। मीसा भारती कह रही है कि प्रशांत किशोर जीते जीते हैं तो मानिए बीजेपी ही जीती है, कोई अंतर नहीं है। प्रशांत किशोर का जीतना मतलब बीजेपी का ही जीतना। कई लोगों ने कल से थ्योरी चला रखी है कि बीजेपी ने आरजेडी को बिहार में कट टू साइज करने के लिए, क्योंकि मजबूत विरोधी है, उसको हटाने के लिए प्रशांत किशोर जमानत जब्त हो गई है रेखा गुप्ता नाम के एक मतलब प्रशांत किशोर के फिनोमेना को उठाने की कोशिश की है। ये बीजेपी ने जितवाया है। अब बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हार कर प्रशांत किशोर को प्रॉप करना चाहेगी। सोचिए कितनी अजीब बात है ये। एनीवे जो बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं, उनका निशाना बिल्कुल साफ, बिल्कुल स्पष्ट है। सम्राट चौधरी वो मोदी पे एक शब्द नहीं बोलते, गृह मंत्री पे एक शब्द नहीं बोलते, बीजेपी पे भी नहीं बोल रहे। वो कह रहे हैं सम्राट चौधरी। ये हार सम्राट चौधरी की। नितिन नवीन का तो उन्होंने नाम भी नहीं लिया, जिसकी सीट पर लड़ रहे हैं उसका तो एक बार नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा यह मैसेज है बीजेपी को कि हमें एक अच्छा मुख्यमंत्री दो, हमें ये मुख्यमंत्री पसंद नहीं है। सीट भी नहीं। ये वो सीधे उनका निशाना सम्राट चौधरी पर है। प्रशांत किशोर को सुनिए। नीतीश, हमारे सहयोगी नीतीश चंद्रन ने बात की। उन्होंने 3 वजह पूछी क्यों हारे, बीजेपी क्यों हारी। सुने आप। हमारे साथ हैं जनसुराज पार्टी के सूत्रधार और अब एक नया परिचय, बांकीपुर के नए विधायक प्रशांत किशोर। प्रशांत जी, जितनी बड़ी जीत आपने हासिल की है इसलिए कि बीजेपी का गढ़, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट, आपकी नज़र में जीत के 3 सबसे बड़े कारण क्या हैं? जीत का सबसे बड़ा कारण है सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री के तौर पर जनता की अस्वीकृति। कहीं न कहीं बिहार की जनता और खासकर बांकीपुर के मतदाता सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसलिए इस वोट के माध्यम से लोगों ने ये संदेश भाजपा के नेतृत्व को दिया है कि आप बिहार में किसी बेहतर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। दूसरी वजह रही है भाजपा के लोकल नेताओं का अहंकार, जहां पर उन लोगों ने ये कहा कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो लोग वोट देंगे। लोगों ने उस अहंकार के खिलाफ वोट किया है। और तीसरा, लोगों ने इसलिए वोट दिया है कि जो भाजपा एनडीए के नेता विधायक हैं, सांसद हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर निश्चिंत हैं कि चुनाव वही जीतेंगे। समीर जी बताइए 3 वजह जो वो बता रहे हैं। अच्छा, सम्राट चौधरी उनके लिए पहला टारगेट है। निश्चित रूप से चुनाव के पहले भी सम्राट चौधरी उनके लिए टारगेट है और ये बार बार बिहार की जनता को और बांकीपुर की जनता को ये बता रहे थे कि भाई आपसे वोट तो नीतीश कुमार के नाम पर लिया, दिखाया आपको नीतीश कुमार और बाद में आपको सम्राट चौधरी टिका दिया, तो बोले आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार के सामने मैसेज देने की कोशिश की है, इसका उन्होंने जनता दल के जो यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो कुर्मी वोटर्स हो या नीतीश कुमार के समर्थक हो, उनको भी ये बताने की कोशिश की है कि भाई चुनाव तो आपने नीतीश कुमार के नाम पे लड़ा, वोट नीतीश कुमार के नाम पे लिया और बाद में सम्राट चौधरी को आपके ऊपर थोपा गया है। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स की चॉइस नहीं है। ये दिल्ली से थोपे हुए नेता है और मुझे लग रहा है ये मैसेज देने के लिए वो सफल हो गए। उनका लक्ष्य भी मुख्यमंत्री होना है, सरकार बनाना है, तो वो सीधे मुख्यमंत्री से ही वो जो है ले रहे हैं, मतलब वही इक्वेशन वही डाल रहे हैं अपनी। बीजेपी वाले क्या क्या आर्गुमेंट दे रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं उपचुनाव कुछ नहीं होता। कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश वाले, उन्होंने कहा ये कोई सरकारों पे फर्क थोड़ी पड़ता है, हार जीत लगी रहती है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है मान लेते हैं हम हार गए, लेकिन फर्क क्या पड़ता है, उपचुनाव था। फिर उन्होंने इस पर कहा, इस बांकीपुर की सीट पर उन्होंने कहा मैं नितिन नवीन जब चुनाव लड़े थे, मैं इलेक्शन में गया था उनके, वो उनके व्यवहार की सीट थी, उनकी सीट थी, उनके परिवार की सीट थी, अब वो वहां नहीं है। तो वो जब उनको एक माइनस कर दीजिए इक्वेशन से, तो फिर पूरी इक्वेशन बदल जाती है। तो इस वजह से वहां पर हार हो गई। ये भी हो जाता है जब एक बड़ा व्यक्ति निकलता है इस सीट से, तो ऐसे नतीजे आ जाते हैं। और ये भी कह रहे हैं लोग कि भाई देखो हम तो योगी जी की सीट हार गए थे बाई इलेक्शन में, केशव मौर्य की सीट बाई इलेक्शन में हार गए थे, लेकिन हमने सरकार बना ली। तो बीजेपी कह रही है इससे फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा मोरल डाउन करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि ये तो ऐसा ही है जैसे हम शुतुरमुर्ग की तरह अपने गर्दन रेत में डुबो दें और फिर कहें कि खतरे टल गए हैं, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, ये भी थियरी जो है वो कहीं समझ से बाहर निकल जाती है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके, कई ऐसे उत्साही बालक आजकल ये बोल रहे हैं कि जैसे दिल्ली में कांग्रेस ने केजरीवाल को खड़ा कर दिया ऐसे, तो जानबूझ करके क्या है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस थियरी को मना कर रहा हूँ कि प्रशांत किशोर के आने से भारतीय जनता पार्टी का जो अपर कास्ट वोट बैंक है वो ज्यादा छिटकने का डर चला ही गया है। लालू के साथ वो नहीं जाता है,
इनके साथ जाने की सर एक ब्रेक संभावनाएं मजबूरी है बढ़ मेरे जाती लेना